नमस्ते छात्रों, कैसे हो। आज की वीडियो में आपको औसत वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा और औसत की शुरुआत करने से पहले औसत से संबंधित कुछ आपको एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। देखिए, होता क्या है, बच्चे औसत एवरेज जानते ही नहीं हैं और उसका सवाल करना शुरू कर देते हैं और बहुत लंबे समय बाद उनको समझ में आता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे था। तो यहाँ पर औसत का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये जानना है कि किसी चीज़ का औसत क्या है तो आप इसको इस उदाहरण से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि 5 किलो मिठाई है और 4 दोस्तों को खिलाना है, तो एक दोस्त कितना मिठाई खाएगा, ठीक है, एवरेजली मतलब एक दोस्त पर कितना मिठाई आ रहा है तो वो उसका औसत कहलाएगा। नहीं समझे? इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए 5 किलो मिठाई है, 4 दोस्तों को खिलाना है, तो एक दोस्त के ऊपर कितना हिस्सा आएगा। इसी चीज़ की जानकारी करने के लिए हम औसत निकालते हैं और जो आंसर आएगा वही समझ लीजिए कि औसत है। जैसे कि 5 किलो मिठाई 4 दोस्तों को खिलाना है, तो क्या करेंगे, 5/4 करेंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, औसत होगा। समझे? समझे ना? अभी भी अगर आप नहीं समझे हो तो ऐसे समझिए कि कोई जा रहा रास्ते में, अचानक उसे कुछ भिखारी मिल गए। कोई छोटा भिखारी, कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है बहुत ज़्यादा, कोई बच्चे टाइप का भिखारी है। तो आप किसी को 2 रुपये दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 10 की नोट दिए, किसी को 5 की नोट दिए। कुल भिखारियों की संख्या मान लीजिए 10 भिखारी आए थे टोटल, छोटा बड़ा मिला के, और आपने 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये सबको दिया। लेकिन अगर जब आप घर पे लौट के जाओ या वहीं पे खड़े होकर ये सोचो, यार छोटा बड़ा मिला के 10 भिखारी आए थे और मैंने सबको थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम दिया, लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूँ, अपने मन में ही अगर आप जानना चाहें कि एक भिखारी अगर हम सबको बराबर बराबर देते तो एक भिखारी को मुझे कितना देना पड़ता। औसत ये चीज़ है कि ये बताता है कि अगर आप सबको बराबर बराबर देंगे, सारे भिखारियों को आप सबको बराबर बराबर पैसे देते तो कितना आप देते। मान लीजिए 10, 5, 2, 4 करके आपने 100 रुपया ख़त्म कर दिया भिखारियों को देने में, लेकिन किसी को 10 दिया, किसी को 5, किसी को 2। बाद में आपको अगर ऐसा मन करे कि नहीं यार 10 भिखारी थे, 10 को मुझे बराबर बराबर देना चाहिए था, तो मैं 100 रुपये खर्च किया हूँ, 10 को अगर बराबर बराबर दूंगा तो एक भिखारी का कितना 10 रुपये आएगा, यानी एक एक भिखारी का 10-10 रुपया आ रहा हिस्सा। तो इसी चीज़ की जानकारी को हम कहते हैं औसत निकालना। अब आप समझ गए ना कि औसत चैप्टर का क्या यूज है, क्या आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो ज़िंदगी में, या इस औसत चैप्टर से किस चीज़ का अनुमान लगा सकते हो, किसका पता लगा सकते हो, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। ठीक है ना? तो अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे और बहुत सारे सवाल आपको मैं बताऊंगा और बहुत सारे ट्रिक भी हैं। तो सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं ज़रूरत के हिसाब से ट्रिक भी बताता जाऊंगा, ताकि आपको अचानक बहुत ज़्यादा सूत्र याद करने का लोड ना पड़े। हाँ, अलग से मैं फार्मूला दे दूंगा, अलग से मैं ट्रिक दे दूंगा लिख करके चैप्टर के नाम के नीचे बहुत सारा, लेकिन इस वीडियो में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सवाल के साथ में उससे रिलेटेड ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो औसत चैप्टर का यह था एक ओवरव्यू। अब हम इसकी प्रश्नावली के सवाल शुरू करते हैं, बस आप देखते रहिए। देखिए, ये पहला सवाल है। पहला सवाल बेहद आसान है। कह रहा है कि 11, 13, 14, 16, 21 का औसत क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। तो मैंने कहा ना, औसत निकालने का सिर्फ एक ही फार्मूला आप जानिए अभी कि जितने अंकों का, जितने लोगों का औसत निकालना है, इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको क्या कर दीजिए,
जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद इनकी संख्या से भाग दे दीजिए। मतलब 1 2 3 4 5, 5 गो है ना, तो बटे 5, 6 गो रहता तो बटे 6, 7 गो रहता तो बटे 7, ऐसा लिखते हम। तो 11 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 21 बटे के नीचे 1 2 3 4 5 बटे 5 लिख दीजिए बस। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आप प्लस 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 लिखेंगे बटे लिखेंगे, आप एग्ज़ाम में सीधे जोड़ना शुरू कर दीजिए और जितना आएगा उसमें इनकी संख्या से भाग दे दीजिएगा, टाइम बचा लीजिए अपना। ठीक है, तो जोड़ दीजिए सबको। 6 1 7 4 10 3 13, फिर से 1 7 7 हो गया, 7 4 11 11 3 14 1 15 5 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 75 बटे 5 15 बटे 75, 15 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब आप ऐसे ही बहुत तेज़ी से आगे बढ़िए मेरे साथ साथ। मैंने कहा था ना कि ज़रूरत पर मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तो वही ट्रिक आपको आज मैं बताने वाला हूँ। देखिए, बोला 1 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर ऐसे बोलेगा तब भी, और अगर ऐसे बोले कि 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, पूर्ण बोलेगा तब भी, प्राकृतिक बोलेगा तब भी, इनका औसत क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन कौन तैयार है इसको सीखने के लिए, फटाफट फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, बस 1 और 25 को जोड़ दीजिए और उसमें आप 25 से और 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है इसका। 1 और 25 को जोड़िए, आधा कर दीजिए। 1 और 25 को जोड़िए, कितना हुआ, 1 और 25 जोड़िए और बटे 2 कर दीजिए। 25 1 26 बटे 2 करेंगे 13 आएगा, आंसर आ गया 13। ठीक है, क्लियर है, ये ट्रिक है। ये क्या है, ये था ट्रिक। नहीं तो आप क्या करते, 1 से लेकर 25 तक संख्या लिखते जोड़ते, तमाम फालतू काम होता, फिर हम उसमें क्या करते 25 से भाग देते, तो भी हमारा आंसर यही आता। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी सवाल का दूसरे का ये भाई है, दूसरे सवाल का ये तीसरा सवाल क्या भाई है। उसमें बोला था 1 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, तो हमने 1 और 25 को जोड़ा और 2 से भाग दिया। इसमें दिया 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, तो हमने 0 और 25 को जोड़ना है और 2 से भाग देना। ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। तो 0 25 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 में 2 भाग देंगे 12.5 आएगा। सी वाला ऑप्शन सही है एकदम। अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि 1 से 20 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, 1 20 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो। 1 से 50 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत जोड़ के भाग दे दो 2 से। 1 से 99 तक 1 और 99 जोड़ के 2 से भाग दे दो। एकदम सिंपल तरीका है ना। तो ऐसे ही आपको आगे भी मैं बताता रहूँगा। इससे भी तगड़ा ट्रिक आ गया इसमें, ध्यान से देखिए। प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना, पेपर पेन छूना ही नहीं है। क्या करना है, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत। याद रखिएगा 2 वर्ड, क्या, लगातार बोले और सम संख्या बोले। अगर ऐसे आ गया सवाल कि लगातार 10 सम संख्या, तो 10 में 1 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लगातार 25 सम संख्या, तो 25 में 1 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लगातार और ये, मतलब ये दोनों वर्ड अगर रहता है तो ट्रिक जानते हो क्या होगा, ट्रिक होगा n+1, आंसर है ये। क्या ये आंसर हो जाएगा। n का मान क्या रहेगा, यही जो बीच में है, इन दोनों के बीच में जो रहेगा वही n का मान है। 10 1 11, 11 इस सवाल का क्या हो गया, आंसर। और अगर मान लो ये सवाल परीक्षा में नहीं आया, दूसरा कोई आ गया, तो दूसरा सवाल कैसे आ सकता है, प्रथम लगातार 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 25 की जगह यहाँ आ जाएगा 25 से 26 आंसर होगा। मतलब इसी 10 को बदल बदल के पूछ सकता है। तो आपको ये ट्रिक क्या करना है, लिख लेना है। नहीं लिख सकते हो तो याद कर लो, और अगर याद नहीं कर सकते हो तो लिख लो, बाद में याद कर लेना।
करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब मैं आगे बढ़ूंगा, आपको और भी बेहतर बेहतर सवाल आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। देखिए, जब ऐसे पूछेगा कि 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, अगर ऐसे पूछ दे 2 से 20 तक या 2 से 40 तक, 2 से 60 तक, 2 से 22 तक, ठीक है, नहीं, जब जब कहेगा 2 से यहाँ तक, तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, तब आपको ट्रिक लगाना है, इस 2 को लिख दीजिए और इस 20 को लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए बटे 2, ये ट्रिक है। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के बटे में 2, तो हो जाएगा 24 बटे 2, आ जाएगा कितना, 12, ठीक है ना। 22 2 24 बटे 2, 12 2 24, 12 आ गया इसका आंसर। इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर आपको ये ट्रिक भूल गया, ठीक है ना, तो लगातार 2 से तो संख्या 2 से 20 तक जाएगा, इसका मतलब 2 से आगे क्या हो गया, लगातार प्रथम या लगातार वाला भी ट्रिक लगा सकते हो। 2 से 20 तक इस तरह उंगली पे गिनो, देखो कितना को हुआ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कितना हुआ टोटल, कितना हुआ, फिर से आया तो 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कितना हो रहा, 10 हो रहा, 10 में जोड़ देंगे 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी मिस्टेक होता है, तो देखिए 2 से 20 लिखा था तो हमें 2 और 20 जोड़ना था, क्या जोड़ना था, 2 और 20 जोड़ दिया गया, 22 झूठ में ही, अभी 2 22 बटे 2 होगा, तब जाके 11 आएगा, ठीक है ना। तो 11 वाला ऑप्शन आपका सही है। और इसका एक दूसरा तरीका क्या था कि 2 से ये संख्या शुरू होती है, सम संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रथम 20 तक की, तो यार 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, अगर आप गिनोगे तो टोटल 10 गो संख्या है, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1 वाला ट्रिक, यानी 10 + 1 हो जाएगा 11। समझे बात को, चाहे आप ये ट्रिक लगाइए चाहे वो ट्रिक लगाइए, आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए अगला सवाल। जब विषम संख्या वाला सवाल आ जाए तो समझिए फिर उस पर बहुत ही बम्पर ट्रिक काम करेगा आपका। 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, 1 से 15 तक ऐसे दे, 1 से 20 तक, 1 से 25 तक, 1 से 99 तक, या 1 से चाहे जहाँ तक, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। ट्रिक हमारा है 1 + 15 बटे 2, 15 1 16 बटे 2 हो जाएगा, मतलब कितना 8, बस कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब की बार के सवाल में समझो ना, कुछ बताना ही नहीं है, सीधे आंसर दिख रहा, दिमाग 0% लगाना है। क्यों, क्योंकि इसका ट्रिक ये ऐसा है, प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम लगातार, ये 3 वर्ड जब आपको मिल जाए, तो 3 वर्ड आपको अगर मिल जाए, प्रथम, लगातार और ये विषम, ध्यान दीजिएगा, जब आपको ये 3 वर्ड सवाल में मिले, प्रथम, लगातार, 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 11 तो बदलता रहेगा, इसकी जगह आ जाएगा प्रथम लगातार 12 विषम संख्या, प्रथम लगातार 20 विषम संख्या, ये तो बदलता रहेगा। लेकिन ये वर्ड ये अगर तीनों मिल गया तो समझ लो यही आंसर है, यही 11 क्या है, आंसर है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर दिमाग लगाने लगोगे ज़्यादा तो गलत हो जाएगा, जैसे मैं बताया हूँ वैसे करोगे तो एकदम क्लियर रहेगा लाइन। अब सवाल बदल के आ सकता है, क्या ये आ सकता है कि प्रथम लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 25 होगा। प्रथम लगातार 12 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 12 होगा। प्रथम लगातार 100 विषम संख्या, तो 100 होगा। बस औसत का चैप्टर तो इतना ट्रिक के बेस पर है कि आप हंसते हंसते सवाल करोगे।
बट आगे बड़े बड़े सवाल हैं, उसको भी मैं कराऊंगा। कोशिश रहेगी कि उसमें भी हम लोग हंस के ही सवाल करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ट्रिक पर ही हैं और आप सीखते जाओ, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सबके अंदर है। इसमें बोला गया कि प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम लगातार, जब प्रथम बोल देगा तो यानी 0 से शुरू होगा। क्या होगा? 0 से शुरू होगा। तो 0 संख्या में काउंट तो हो जाएगा, लेकिन उसका योगफल तो कुछ होगा नहीं। इस नाते हम क्या करेंगे, 25 में से एक ठे संख्या कम करेंगे, यानी -1 लिखेंगे अब बटे 2। ये हो गया इसका ट्रिक। ये क्या हो गया इसका ट्रिक, यानी आ गया 24/2 12 हो गया इसका आंसर। तो विकल्प मैंने लिखा नहीं, फिर भी आप जान लीजिए इसका आंसर 12 है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अब ये सवाल काफ़ी ज़्यादा ट्रिक पर बेस है, इसको सीखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखने से लग रहा है कि ये शुरुआत से ही सम संख्याओं के वर्गों का क्रम लिखा हुआ है, यानी 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा ये पूछा है। तो जब शुरू से ही, कहाँ से, 2 से वर्ग लगा हो, स्क्वायर लगाओ, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 14, ऐसे लगता जाए। तो बस आप काउंट कर लेना कि वो कितना है टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर लिखा भी है 6 है। तो इसका क्या ट्रिक होगा, ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक बराबर 2/3 और ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1। ठीक है, बस यही है। तो 2/3 n की जगह पर रहेगा ये 6, 6 + 1 यानी 7, और 6 दूनी 12 1 13। ध्यान दीजिए, 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, तो क्या करेंगे, 13 7 91 दूना, 13 7 91 दूना कितना होगा, 9 दूना 18, 180, 182 हो जाएगा। 182/3, 3 से भाग दीजिए, 3 × 18, 2 में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ेगा, 20 हो गया, फिर 3 × 18, 3 × 18, 60.666 आ रहा है, ऐसे आता रहेगा। इसको लिखेंगे 60.67, आखिरी का छोड़ेंगे तो लास्ट वाले, उसके पहले वाले में बढ़ा देंगे, तो डी वाला आंसर हो गया। तो आपको क्या याद रखना, ये याद रखना है, किसके लिए, जब लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया हो, लगातार कहाँ से, 2 से आगे दिया हो, तब जाकर के ये वाली ट्रिक आपको यूज करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल भी ट्रिक पर है। अब तक जितना भी मैंने बताया लगभग सारा का सारा ट्रिक पर है, तो ट्रिक का विशेष ध्यान रखिएगा, परीक्षा में उसका आपको फायदा मिलेगा। प्रथम 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो इस शब्द से प्रेरित होकर के लगाया जाएगा। घनों, समझिएगा, वर्गों नहीं, घनों। बच्चे क्या होता है, वर्ग वाला ट्रिक घन में लगा देते, घन वाला वर्ग में। एग्जाम में यही गलती करके आता, फिर भी कॉन्फिडेंस में रहता है कि हमने तो कर दिया है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन गलत नहीं। देखिए, प्रथम लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। इसका जो ट्रिक है, n × n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। क्या है इसका ट्रिक, n ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ये कब के लिए है, इस तरह से जब लिखा हो और यहाँ लिखा हो घनों का औसत क्या होगा तब। ठीक है, तो n की जगह पर हम रखेंगे कितना, 15 यहाँ, 15 में एक जोड़ना 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर बटे 4। तो 15 गुणे 16 को 2 बार लिख दो, 16 गुणे 16, और नीचे 4, 4 से 16 काट लीजिए, 4 हो गया। तो 16 चौक 64, यानी 15 गुणे 64, गुणा करिए, 15 चौका 60 को 0 हासिल 6, 15 छक्का 90, 6 96, 960 पहला वाला विकल्प सही है। ठीक है भाई, तो याद रहेगा ये ट्रिक कब यूज होना है, जब ये बात लिखा हो, और इसका जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखिए, तो इसको भी ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, अर्थात 11 तक की
विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। विषम संख्या और वर्गों का औसत, दो शब्द याद रखना। क्या? विषम संख्या और वर्गों का औसत क्या होगा। इसके लिए हमारा जो ट्रिक है ये है n इंटू एन प्लस 2/3। बस याद रखेंगे क्या चीज़, विषम संख्या हो और वर्गों का औसत पूछ रहा हो, वर्ग लगा हो विषम संख्याओं पर, तो ये वाला ट्रिक हम यूज करने वाले हैं। n की जगह पर क्या रहेगा, n की जगह पर क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा, 11 रहेगा। n की जगह पर क्या रहेगा, 11 रहने वाला है। ठीक है, तो 11 लिखेंगे, ब्रैकेट में 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 होगा, अब बटे 2। 13 11 गुणा करिए, 13 कम 13 को 3 हासिल 1, और 13 कम 13 1 14 बटे 2, काटिए 2 7 14, 13 कम 13 को 3 हासिल 1, 13 कम 13 14 बटे n इंटू n प्लस 1/2। 1 मिनट, बाई 3 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, ये बाई 3 है और ये बाई 3 है। 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, 2 बच गया 23, 3 7 21, अब कितना बचा 2, यानी हो गया 20। 3 चौक 18, 3 चौक 18, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे लास्ट में ये लिखेंगे 47.67। ठीक है, तो बी वाला सही है। तो ट्रिक आप याद कर लें एक बार, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछेगा तो n इंटू एन प्लस 2/3 लिखेंगे। क्लियर? चलिए, ट्रिक नोट करते रहना है आपको और एंजॉय करते रहना है। तो भाई अब की बार का जो ट्रिक है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या ट्रिक है, n+1 इंटू 2n+1/6। ये कब के लिए है, जब सवाल आपका इस कंडीशन में दिया हो कि 1 पे स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर, 3, यानी लगातार प्राकृतिक संख्या हो। क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। लिखा ना, लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो लगातार है और प्राकृतिक जब कहे, क्या बोले, लगातार बोल दे, प्राकृतिक बोल दे और वर्ग बोल दे, तब तो यही ट्रिक लगाना भाई, याद रहना चाहिए। n की जगह पर 5 रखिए, 5 1 6 हो गया, और 5 दूनी 10 1 11 हो गया, अब बटे में 6 हो गया, 6 6 कट गया, आपका आंसर आ गया 11। बस, मतलब आप जितना जल्दी चाहो उतना जल्दी आंसर लाओ। ट्रिक याद रहेगा तो, अगर भूल गए तो गड़बड़ा जाएगा। और एग्जाम के लिए ट्रिक ही जानना जरूरी है, ट्रिक ही वाला सवाल बताना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि मेथड बताएं तो आपको समझ में आए, मेथड बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब की बार का सवाल एकदम बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है, ट्रिक भी बेहतर है। क्या, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। बस यही ट्रिक लगना है इस पर। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4 कब लगाना है, जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछे। किसका, प्राकृतिक संख्या लिखा हो और घन लिखा हो और लगातार लिखा हो, तब ये वाला ट्रिक लगाना है। n की जगह पर क्या रहेगा, 5 रहेगा। अगर ये नहीं दिया रहता तो हम इसको गिन लेते, 1 2 3 4 5 है, तो यानी 5 लिखना है। अगर ये ना दिया रहे तो हम इसकी गिनती कर लेंगे, जान जाएंगे कितना है। ठीक है, तो n की जगह पर लिखिए 5, 5 1 6 हो गया, 6 पर लगाना स्क्वायर बटे 4, 6 का स्क्वायर 36 होगा बटे 4, 4 9 36, 9 5 45। इसका आंसर कितना आ गया, 45। बस काम तमाम हो गया, काम तमाम हो गया। अब थोड़ा मज़ेदार सवाल आ गए हैं, तो यहाँ पर विकल्प मैंने नहीं लिखा, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं विकल्प लिख देता हूँ। विकल्प इसमें है 15 10 10 सही 10 बटे 11, 10 बटे 11 है।
15, 10, 10 सही 10/11 और 10/11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेटा ध्यान से देखना तुम, बहुत मज़ा आएगा इस सवाल को करने में। इसका भी ट्रिक बहुत लाजवाब है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि विद्यार्थी के घर से विद्यालय की दूरी और विद्यालय से फिर विद्यार्थी के घर तक की दूरी, यानी इधर से जाने की दूरी और उधर से आने की दूरी एक समान है। तो जब कभी ऐसा सवाल दिखाई दे कि कोई लड़का बाज़ार जाता है फिर बाज़ार से इस स्पीड से वापस आता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी, या इस तरह का सवाल आए कि कोई विद्यार्थी अपने घर से स्कूल जाता है किसी चाल से, फिर स्कूल से वापस भूखाइल बहुत तेज़ी से आता है, ठीक है, तो दोनों की औसत चाल क्या होगी। तो बाबू दूरी तो दोनों दशा में समान ही है। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि दूरियां क्या हो, समान हो, तो ट्रिक क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे 2ab अपान a प्लस b। ठीक है, ये क्या होगा ट्रिक, इसमें लगेगा। ए क्या है पहली चाल, बी क्या है दूसरी चाल, आगे पीछे चल सकता है। ठीक है, 2 इंटू ए का मतलब पहली चाल, पहली चाल क्या होगी, जब खा पी नहा के घर से गया स्कूल 12 किलोमीटर। दूसरी चाल, स्कूल में 6 घंटा पढ़ाई किया, भूखा हो गया, वापस आया तो स्पीड कम हो गया उसका भाई, 10 हो गया, बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल जोड़ देना है, यानी 12 10 जोड़ देना है। तो 12 दहाई में 120 दूना 240, अब 12 10 कितना हुआ, 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22। ठीक है, अब काट लीजिए, 120 11 11 दहाई में 110, ठीक है, अरे 11 कम 11 20, फिर 11 कम 11 कितना बच रहा है, 11 कम 11 एक बचा 10 हो गया ना, नहीं भाग जाएगा 0, 10 सही, फिर कितना बचेगा 10/11, ठीक है ना, 11 दहाई में 110 10 120/11, 10 सही 10/11 वाला सही है ये वाला, ठीक है ना। तो बस याद रहेगा, एक बार दोहरा देता हूँ, कब ये वाली ट्रिक लगेगा 2ab अपान a प्लस b, जब कोई बालक कहीं जाए और फिर वहाँ से वापस आए, जाने में और आने में जितना जाता है उतना ही आता है, तो इस कंडीशन में ये वाला ट्रिक लगाइएगा। ठीक है, समझ गए ना बात को। कहीं भी किसी भी सवाल में ऐसा नहीं है कि बालक स्कूल और छात्र का ही बात हो, रेलगाड़ी का भी होता है, रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी तक इस चाल से जाती है, दूसरी रेलगाड़ी उसी स्टेशन ए से बी तक इस चाल से जाती है, दोनों की औसत चाल क्या है। तो यहाँ दिमाग में हमको तो भाई स्टेशन दोनों हमेशा घिसकेंगे नहीं, वो तो एक बराबर दूरी पर है, यानी बराबर दूरी दोनों ने चला, तो औसत चाल निकालने के लिए 2ab अपान a प्लस b, बस समझ गया ना। तो रेलगाड़ी से संबंधित, बाजार आने जाने से संबंधित, स्कूल आने जाने से संबंधित सवाल आता है तो आप ऐसे ही करिएगा, ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, ध्यान दीजिए। इस तरह का सवाल काफ़ी गलती होता है बच्चों से, तो अब गलती आपको करना ही नहीं है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। मैंने विकल्प नहीं लिखा इधर किनारे, आप किताब अगर आपके पास होगी तो देख जाइए, नहीं तो हम विकल्प अभी बाद में लिख देंगे, ठीक है। अभी आप इसको समझने की कोशिश करें कि एक परिवार में सोमवार से गुरुवार तक का औसत पानी 136.5 है। जब औसत पानी दिया हो तो समझ लो, गिनती करेंगे हम सोमवार से गुरुवार, 1 2 3 4 दिन का पानी 136। ध्यान से देखिएगा, सोमवार से गुरुवार यहाँ से लेकर यहाँ तक औसत पानी 136, तो 136 में कितने का गुणा करें कि कुल पानी पता चल जाएगा। गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 गो दिन है तो 4 का गुणा कर देंगे। हमेशा संख्या से औसत में गुणा करेंगे तो टोटल पता चलता रहेगा। तो ध्यान दीजिए, सोमवार से गुरुवार औसत पानी 136,
तो सोमवार से गुरुवार तक का मैंने एक निशान बना दिया। अब गुणा 136 में कितने का करना है ये अंतरात्मा से आप पूछिए तो पता चलेगा। 1 2 3 4, 4 का गुणा करना है, यानी 136.5 गुणे 4। यहाँ लिखेंगे सोम से गुरुवार यानी गुरु, पानी का खर्च 136.5 गुणे 4। 4 का गुणा क्यों हुआ? क्योंकि गिनती हमारी 4 दिनों की है। अब क्या करेंगे, निकालेंगे 4 25 20 को 0 हासिल 2, 4 6 24, 2 26 को 6 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 को 4 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। ठीक है, तो कितना आ गया 546.0। तो यहाँ पे हम दशमलव के बाद 0 नहीं लगाएंगे, सीधे 546 लीटर हमारा पानी 4 दिन में लगता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 546 लीटर पानी पिया गया है। यहाँ तक आप क्लियर है? बताइए, 546 आ गया। अब इसके आगे क्या करना है ध्यान से समझिएगा। मंगलवार से शुक्रवार तक औसत पानी 134 लीटर। तो मंगलवार से शुक्रवार यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4, ये भी 4 है। तो वही चीज़ करेंगे यहाँ भी, मंगल से शुक्र। ये सब लिखना नहीं चाहिए परीक्षा देते समय, बस थोड़ा हिंट लिखना चाहिए ताकि टाइम बचे। ठीक है ना। तो मंगल से शुक्र 134 गुणे 4 करेंगे, 134 गुणे 4। इसमें भी 4 का गुणा क्यों? क्योंकि मंगलवार से शुक्रवार तक चलिएगा, 1 2 3 4 हुआ ना, तो 4 का गुणा। 4 चौक 16, 4 3 12, 1 13 3 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। इतना लीटर इन 4 दिनों में। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। सोमवार को 132.5 लीटर पानी लगता है, यानी सोमवार को कितना पानी पीते हैं लोग? सोमवार को 132.5 लीटर पानी। अब जरा थोड़ा सा विचार कीजिए तब आपको पता चल जाएगा आंसर। तो शुक्रवार को कितने लीटर पानी लगता है? ध्यान से समझिएगा। यह जो पानी है कहाँ से कहाँ तक का है? मंगलवार से शुक्रवार तक का है। ठीक है, मंगलवार से शुक्रवार, और इसमें क्या ये सोमवार से गुरुवार तक का। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम, सोमवार से गुरुवार इतना पानी लग गया, और मंगलवार से शुक्रवार इतना पानी लग गया। सोमवार वाला भी अगर इसमें हम ऐड कर दें, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। सोमवार से बृहस्पतिवार तक का पानी पता चला, फिर मंगलवार से शुक्रवार तक का पानी चला पता। और अगर इस वाले में से ये वाला पानी घटा दे तो सोमवार वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं समझे मेरी बात। एक रेखा ऐसे बनाओ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस दिन को ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ से टोटल मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार इन सब में से ऊपर वाला मैं घटाऊं तो ये 3 कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा ना। बोलिए, सोमवार का पानी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से हैंडल करना उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, सोमवार का पानी पता चल गया। अब इसको आप घटा दीजिए, किसमें से? 1 2 3 4, इन 4 दिनों में से अगर सोमवार घटाएंगे तो मंगल बुध भी पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखेंगे मंगल बुध गुरु लिख दीजिए, चाहे बृहस्पतिवार। इस पानी का खर्च, ठीक है ना, इसका पानी इतने में कितने पानी लगते हैं? तो टोटल में से यानी सोम से बृहस्पति में से सोमवार वाला घटा देंगे तो इन तीनों का पता चल जाएगा। तो सोमवार वाला 132.5 है, तो इन तीनों का टोटल चारों का कितना है?
चारों का 546 है। 546 में से 132.5 घटाएंगे। 132.5 घटाइए तो घटा लीजिए इस तरीके से रख करके 546.0 और 132.5। 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3 और 4 में 3 जाएगा 1 और ये 5 में से 1 जाएगा 4। 413.5 फिर से घटाएं। 10 में 5 जाएगा 5, 5 में 3 जाएगा 5 में 2 जाएगा 3, 4 और ये बचेगा आपका 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है। 5 में से 1 घट जाएगा 4, 413.5। 413.5 लीटर पानी। अब आपका आंसर लगभग आ चुका। क्यों बताते हैं। अब ये सेट देखो, ये एरो देखिए, तीर। हमें इन चारों में से शुक्रवार का निकालना, इसका मतलब इन तीनों का घटाना पड़ेगा। इन चारों का पता है और इन तीनों का पता है, तो चारों में से ये तीनों दिन अगर घटा दिए जाएं तो शुक्रवार का पता चल जाएगा खर्च ना। ध्यान से समझिए, ये तीर लगाया गया इस नाते कि इन चारों का खर्च हमें पता है। फिर अब इन तीनों का भी हमने पता कर लिया यहाँ से, तो चारों के पानी खर्च में से 3 दिन के पानी खर्च घटा देंगे तो इस वाले दिन का पानी खर्च आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, शुक्रवार का पानी खर्च। ये सब लिखने में टाइम वेस्ट मत करिएगा एग्जाम में, आप आराम से घटा लीजिएगा सीधे जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का पानी खर्च यानी मंगल से शुक्र का पानी खर्च क्या 536, और इसमें से घटाना किसको है, घटाना है मंगल बुध और गुरु का। तो मंगल बुध गुरु का पानी खर्च 500 कितना 413.5, 413.5। तो यहाँ घटा लिया जाए 536 में से 536.0 लगा दीजिए, 413.5 घटाइए। 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में 3 जाएगा 2, यहाँ बच गया आपका 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 122.5। कितना आया 122.5 लीटर पानी शुक्रवार को लगता है। 122.5 लीटर पानी कितना दे शुक्रवार को लगता है। तो देखिए, सप्ताह के दिनों वाले सवाल में नए छात्रों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऐसे ही 3-3 दिन का सेट वो दिए रहते हैं, ठीक है। ऐसे आपको घटा करके पता करना पड़ेगा कि बाकी के जो बीच के दिन हैं उसका खर्च, और उसके बाद आखिरी का पूछेगा चाहे फर्स्ट का पूछेगा, ऐसे ही पूछता है। तो आप बस ऐसे घटा लेना, ठीक है। और विकल्प चारों आपके बुक में है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं थोड़े समय के लिए विकल्प लिख देता हूँ। विकल्प मैं लिख ही देता हूँ ताकि झंझट आपको न रहे। 120 लीटर 122.5 200 100, 120 लीटर 122.5 200 लीटर 100 लीटर, यही चारों विकल्प हैं। ये सब लीटर में 1 2 3 4 विकल्प। तो 122.5 वाला हम लोगों का आया है। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल, और मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही सवाल आते रहते हैं, तो ध्यान से देखना, बहुत ही ढंग से बताने की कोशिश करूँगा। इसमें कुछ है नहीं, बस समझ जाओगे तो ऐसे 20-20 सवाल आप कर लोगे आराम से। यदि 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियाँ, कितनी कुर्सियाँ 20 कुर्सियाँ, 130 रुपये की दर से 15 तथा 150 रुपये की दर से 25 कुर्सियाँ खरीदी गई, तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसमें रुपए का और कुर्सियों की संख्या का गुणा करके आप प्लस करके लिख दो। यानी मेरी बात समझिए, 120 रुपये की दर से 20 कुर्सी, तो 120 का 20 में गुणा, प्लस चिन्ह लगा के 130 की दर से 15 कुर्सी, तो 130 का 15 में गुणा,
समझे बात को। उसके बाद 150 की दर से 25 कुर्सियाँ, तो 150 का 25 में गुणा, ये हम प्लस प्लस करके लिखेंगे। फिर से समझिए, 120 की दर से 20, तो 120 गुणे 20, प्लस 130 की दर से 15, तो 130 गुणे 15, 130 गुणे 15, प्लस 150 की दर से 25, तो 150 गुणे 25 लिखेंगे। ठीक है। अब बटे के नीचे क्या लिखेंगे, बटे के नीचे क्या लिखेंगे, सभी कुर्सियों की संख्या। तो सवाल पढ़िए, इसमें आपको पता चलेगा 20 कुर्सी यहाँ लिखा है और 15 कुर्सी यहाँ और 25 कुर्सी यहाँ, तो 20, 15, 25। यहाँ देखो 20, 15, 25, देख गए। तो यहाँ लिख दो भाई 20, 15, 25, बस। अब वो ऊपर गुणा कर लो, 12 दूनी 24, 2400 हो गया ऊपर। और 15 का 0 में गुणा, 15 3 45 को 5 हासिल 4, और 15 कम 15 4 19। फिर गुणा करिए 25 का, 15 का ही करिए, 15 5 75 को 5 हासिल 7, 15 दूना 30 है, और 30 7 37, एक 0 बढ़ा दीजिए, और नीचे 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40 होगा, 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 होगा। अब सबको जोड़ लीजिए आप, 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 5 5 10, फिर 0 आया, हासिल 1 है, 7 9 16, 16 4 20, अब 20 1 21 होगा, 21 को 1 हासिल 2। फिर देखिए 3 1 4, 4 2 6, और 6 में हासिल 2 और जोड़ेंगे तो 8 होगा, बटे में 60 होगा। 0 0 काटिए, 810 बटे 6, 6 से इसको काटिए, 6 एकम 6, 2 बचा 21, 6 3 18, 3 बचा 30, 6 5 30, 135 रुपये आ गया एवरेज कुर्सी का। ठीक है ना, कुर्सी का औसत मूल्य 135 रुपया पड़ा। समझ में आई बात। तो पहला वाला ऑप्शन सही हुआ। अब इस सवाल से आपको क्या पता चला कि यार इतनी कुर्सियां खरीदी गई, सारी कुर्सियों का इतना पैसा लग गया, तो इसका मतलब हुआ कि एक कुर्सी के पीछे कितना रुपया लगा। तो एक कुर्सी के पीछे 135 रुपया खर्चा हुआ है, और टोटल 60 कुर्सियां हैं, तो 135 और 60 का गुणा करेंगे ना, तो टोटल रुपया आपको पता चल जाएगा कितना रुपये का खरीदारी हुआ। तो ये सब तो नहीं बताना था, बस हमको बताना था कि एक कुर्सी का औसत मूल्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बाबू ये सवाल जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सवाल ठीक पिछले ही सवाल का छोटा भाई कहे या बड़ा भाई कहे, लेकिन भाई है, एक जैसा है। क्यों बताता हूँ। किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किए। और तरीके मेरा ही विषय था 0 अंक प्राप्त करने का, किसी और विषय में पा लिए रहते, गणित का तो सम्मान बचाते। देखो, विद्यालय की किसी एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किए तथा शेष 18 ने 80% अंक प्राप्त किए। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है। तो इसके पहले कि इतने की दर से इतना कुर्सी, फिर इतने की दर से इतना कुर्सी, हमने क्या किया, गुणा किया, फिर हम जोड़ते भी गए, गुणा किया जोड़ते गए। ऐसे यहाँ पर भी 2 लड़कों ने 0 पाया, तो 2 लड़का गुणे 0 करिए। ठीक है, प्लस 18 ने 80% पाया, तो 18 गुणे 80 करिए, 18 गुणे 80 करिए, बटे कुल लड़कों की संख्या। इस सवाल को पढ़ने से पता चलेगा कुल लड़के क्लास में 20 थे, 2 लोग 0 पाए, 18 लोग 80 पाए, इसका मतलब 18 तो 20 लोग थे ना, तो 20 ऐसे नीचे लिख दीजिए बस। आइए 0 हो गया, 18 बटे कितना होता है 128, नहीं आता है तो गुणा कर लीजिए, 8 18 64 को 4 हासिल 6, और 8 के 8 6 14, और एक 0 बढ़ा दीजिए। अब बटे के नीचे 20, 0 0 काट लीजिए,
2 से 144 काटेंगे 72 आएगा, तो 72, ठीक है ना, क्या आ गया, 72 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई ध्यान से देखना, ये सवाल बड़ा सीरियस है। सीरियस क्यों है बताता हूँ। किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपये है, यही मिला था। आज के टाइम में शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपये है। जानते हो किस हिसाब से लिखा है कि प्राइवेट विद्यालय में टीचर होते हैं, उनका औसत वेतन 1500 रुपये है, किताब में छप रहा है, तो प्रबंधक लोग देवे करेंगे 1500, 2000, 3000। नहीं होना चाहिए इतना, और ज़्यादा होना चाहिए। खैर छोड़िए, सवाल पर आते हम लोग। किसी विद्यालय के शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपये है, यानी हर टीचर 1500 रुपये पा रहा है, ऐसा कुछ है। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपये बढ़ गया, यानी पहले जो वेतन था, यानी पहले जो देना पड़ता था मैनेजर को, अब 2000 और देना पड़ेगा सैलरी में, 2000 बढ़ गया। और औसत वेतन 50 रुपये घट गया। औसत वेतन 1500 था, 50 घट गया, 1450 हो गया। दिमाग में ये सब कैलकुलेट कीजिए। शिक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी है, चलिए मान लेते हैं। कुल टीचर कितने हैं, कुल टीचर अभी फ़िलहाल कुल टीचर x हैं। कितने हैं, x हैं। तो x गुणे 1500 करेंगे तो कुल वेतन पता चल जाएगा। x गुणे 1500 किया हमने, ठीक है, तो कुल वेतन हमें क्या हुआ, पता चल गया। अब क्या होगा, यहाँ कुल वेतन मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिए। कुल वेतन बराबर x गुणे 1500। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 बढ़ गया। 2 शिक्षक और आ जाएंगे, यानी x हैं अभी, तो x में 2 और बढ़ा दीजिए भाई, बढ़ गया। x में 2 और बढ़ा दीजिए, तो इतने टीचर हो गए। अब औसत वेतन इनका 50 रुपये घट गया। औसत वेतन पहले 1500 था, अब क्या हुआ, 50 रुपये घट गया, यानी 1450 हो गया। क्या हो गया, 1450 हो गया। तो ये कुल वेतन है। जब बाद में 2 टीचर बढ़ गए, तब कुल वेतन निकालने पर हम x + 2 गुणे 1450 करेंगे। और जब पहले जितना टीचर थे यानी x, तो उसमें हमने यहाँ कुल वेतन निकाला। तो एक काम किया जा सकता है, यहाँ पर शिक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी है, यहाँ पर एक चीज़ हम दिमाग लगा रहे हैं कि जब टीचर 2 और आ गए तो 2000 रुपया ज़्यादा वेतन लगने लगा प्रबंधक का। तो अगर हम बाद वाले वेतन में से पहले वाला वेतन घटाएं, यानी बाद में जब टीचर बढ़ गए तो 2000 रुपया बढ़ा है, यानी बाद वाले वेतन में से पहले वाला वेतन घटाएंगे तो 2000 का डिफरेंस हमें क्या करना है, दिखाना है। नहीं समझे, फिर से समझो। अगर तुम मान लो मालिक हो स्कूल के, पहले कुछ सैलरी दे रहे थे सारे टीचरों को, 2 टीचर और रख लिए, अब महीने का 2000 और ज़्यादा दे रहे हो, यानी बाद वाले कुल वेतन में से पहले का कुल वेतन घटाओगे तो 2000 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो वही बात है यहाँ पर भी, इसमें से इसको अगर हम घटाएं तो 2000 रुपये का डिफरेंस, x + 2 × 1450 माइनस x गुणे 1500 यानी 1500x, तो बराबर कितना, 2000 का डिफरेंस। इतना में से इतना घटाएंगे तो 2000। ये कैसे आया, ये अपने दिमाग से इस सवाल को पढ़ने से आ जाएगा। समझ में आ रही बात? आप ही बताओ, आप स्कूल के मालिक हैं, आपने अध्यापक रखा पढ़ाने के लिए, प्राइवेट अध्यापक, तो आप सैलरी दे रहे हो, ठीक है, तो 2 टीचर और रख लेने से आपको 2000 और ज़्यादा सैलरी देना पड़ा। इसका मतलब क्या, 2000 का आपका डिफरेंस हो गया। तो यहीं पर मैंने 2000 का डिफरेंस तो लिखा है, और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, 1450 का 2 में गुणा करेंगे तो 14 दूनी 2800, 50 दूनी 100, 2900 आएगा। और फिर 1450x, 1450x प्लस 2900 माइनस 1500x बराबर 2000, ठीक है। अब 1450x में से 1500x घटाएंगे तो -50x,
और 2000 यहाँ लिखा है और 2900 यहाँ लिखा है, उधर जाएगा तो -2900 हो गया। तो -50x 2000 में से 2900 घटाएंगे तो -900। ठीक है, समझ में आ रही बात। 0 0 काट लीजिए, दोनों ओर से माइनस माइनस काट लीजिए। 5x बराबर 90, कितना 5x बराबर 90, x बराबर 90/5, तो 18 × 90 कितना होगा 18 × 90। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 18, x की वैल्यू 18। हमने मान भी लिया थी भाई कि 18 टीचर हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और अगर ये चेक करना है, चेक करना कि मेरा आंसर सही है गलत है, तो कंडीशन पे चेक कर सकते हो। कैसे, देखो 18 टीचर आ गया तो 18 × 1500 करो और फिर 2 टीचर बढ़ जाएंगे यानी 20 × 1450 करो, तो 2000 का डिफरेंस आना चाहिए। कितने का डिफरेंस, 2 टीचर बढ़ जाने पे 2000 रुपये का डिफरेंस आना चाहिए। तो 18 टीचर का 1500 रुपये के हिसाब से सैलरी कितना होगा, और फिर 20 टीचर का 1450 रुपये के हिसाब से सैलरी कितना होगा। दोनों सैलरी में 2000 का डिफरेंस अगर आ गया तो आपका सही है सवाल। वैसे भी ये भी सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब 60 ट्रिक थोड़ा सा कॉमन सेंस के हिसाब से चलेगा, इसमें कोई विशेष ट्रिक नहीं है, लेकिन आप ट्रिक बना लोगे। कैसे, देखो 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। अब बच्चा कहे बुढ़ा कहे, इससे मतलब नहीं है, 5 लोगों की आयु 8 है। ठीक है, तो 5 × 8 लिख दो, तो कुल आयु पता चल गया। फिर कह रहा कि यदि बच्चों की उम्र में पिता की आयु जोड़ दी जाती है, या ऐसे कहो कि एक आदमी और बढ़ जाता है। कई सवाल का कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर जैसे बोला गया यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है, या ऐसे कहा कि एक आदमी की उम्र और जोड़ दी जाती है, तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। तो यानी अब एक आदमी और जुड़ेगा, इसका मतलब 5 लोग थे, एक आदमी और आ गया यानी 6 लोग हो गए। तो यहाँ लिखेंगे 6 × कितना, वो औसत है, औसत उम्र कितना है 15, 6 × 15। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आ जाएगा उसका उम्र। 5 × 8 = 40, 15 × 6 = 90, 90 40 में कितने का डिफरेंस है 50 का। तो यानी जो व्यक्ति बाद में आ गया ना, वो 50 साल का है। वैसे भी बच्चों वाले सवाल में पिताजी आ रहे थे, बच्चों की उम्र में पिताजी की उम्र 50 साल सही है। 2 साल 4 साल आता तो गलत लगता, कॉमन सेंस है, लेकिन ये तरीका सही है। ऐसा मैंने इस नाते बताया कि ऐसे ऐसे बहुत सारा आ जाएगा कि एक आदमी चला जाता है या एक आदमी आ जाता है तो औसत इतना हो जाता है। इस तरीके का सवाल आपको भी अभी करना है। ठीक है, तो उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इसको समझने में। यहाँ पर देखिए, 45 एवं 55 वर्षीय 2 व्यक्तियों को 2 महिलाओं से प्रतिस्थापित करने पर, ध्यान से सुनिएगा, 45 एवं 55 वर्षीय 2 व्यक्तियों को 2 महिलाओं से प्रतिस्थापित करने पर 11 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से अधिक हो जाती है। इन 2 महिलाओं की औसत आयु क्या है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल काम क्या है, 2 × 11 लिखना है। कितने व्यक्ति हैं, टोटल 11 व्यक्ति हैं, प्लस ब्रैकेट में 45 एवं 55 लिख देना है, 45 एवं 55। ठीक है, तो ये आ जाएगा कुल आयु का योग, महिलाओं के, दोनों महिलाओं के कुल आयु का योग। 11 दूनी 22, 45 55 हो जाएगा 100, तो ये 122 वर्ष। ये जो दोनों महिलाएं हैं ना, इन दोनों महिलाओं का आयु का योग आ गया 122। अब इनकी औसत आयु, 2 महिलाओं की आयु का योग अगर 122 है, तो औसत आयु निकालने के लिए हम इसी में 2 से भाग दे देंगे, तो 61 वर्ष आ जाएगा। ठीक है ना, तो औसत आयु हमारा आ गया कितना, औसत आयु आ गया 61 वर्ष। क्लियर।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हुआ। इसमें देखिए कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, बस ट्रिक याद रखिए, 2 गुणे व्यक्तियों की संख्या प्लस जिनको प्रतिस्थापित किया गया है उनकी आयु का योगफल। अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 122 आएगा। ये दोनों महिलाओं का उम्र हो गया, 2 से भाग देने पर औसत आयु आ जाएगा, इस नाते 2 से भाग दिया गया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला सवाल देखें, बहुत ही शानदार है, स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा। 21 नंबर, एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितने रन बनाए? तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ज़रा सोचिए, प्रश्न को फिर से मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सुनने में ही इसका सॉल्यूशन है, सॉल्व करने में नहीं, सुनने में है। ध्यान से देखिए, सुनिए। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितने रन बनाए? इसका मतलब जो 59.6 दिया है ना, ये 50वीं पारी का औसत है। ये अपने कॉमन सेंस से आपको सोचना पड़ेगा। ये 50वीं पारी का औसत है 59.6 और 51वीं पारी का औसत 60 है। तो सीधे 51वीं वाले में से 50वीं घटा दो भैया। 51वीं वाले में से 50वीं पारी का घटा देंगे। 50वीं पारी में 59.6, 51वीं पारी में 60, गुणा दोनों का करके घटा दीजिए, अंत पता चल जाएगा कितना रन है। तो गुणा करिए, 6 कम 6 और 6 पचे 30 और ये लास्ट में 0। इधर गुणा करिए 5 से, और 0 से गुणा हो गया तो समझो दशमलव हट गया। और 5 से करो, 5 से 30 को 0 हासिल 3, 5 9 45 3, 48 को 8 हासिल 4, 5 पचे 25 4 29। ठीक है, अब घटाइए इसको, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ 6 में से यानी 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ बचा 10 यानी 9 हो गया, 9 में से 9 जाएगा 0 और 2 में से 2 जाएगा 0। 80 रन कितना आ रहा है? 80 आ रहा। 3060 रुपया में से 2980 घट गया, मैं 3060 में से 2980 घट गया 80 रन बनाया उसने, किसमें? अपनी 51वीं पारी में। क्लियर? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका, ध्यान से आप देखें, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 22 का 10 मेजों तथा 5 कुर्सियों को 2000 में खरीदा गया। यदि एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 तो एक मेज का औसत मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 10 मेज 5 कुर्सी को 2000 में खरीदा गया। 10 मेज 5 कुर्सी बराबर 2000, ऐसे लिख दीजिए। 10 मेज 5 कुर्सी बराबर 2000 लिख दिया आपने। यहाँ पर अभी प्लस भी लिखना है मुझे। 10 मेज 5 कुर्सी दोनों का लागत मूल्य दोनों को मिला के 2000 में खरीदा गया। अब एक ट्रिक देखिए, सवाल समझिए। पहले बोला गया यदि एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 है तो कुर्सी वाले में 120 का गुणा कर दो। ये 10 मेज 5 कुर्सी यानी इसमें 120 का गुणा कर दो, और इसमें नहीं दिया तो इसमें x का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 12 25 60 यानी 600 हो गया बराबर 2000। 10x प्लस 600 बराबर 2000। 10x बराबर 2000 में से 600 जाएगा, कितना बचेगा? 1400। और 10 से 1400 काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, x बराबर 140। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मेज किस दर से खरीदा गया? 140 के हिसाब से 10 मेज खरीदा गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 140 वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेस्ट सवाल है ये। 23 नंबर, 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 है
10 का औसत मूल्य 12 है। पहले सुन लीजिए, समझते जाइए, आंखें बंद करके समझने की कोशिश कीजिए, कहानी समझिए। 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 है, जबकि इनमें से 8 का औसत मूल्य 11.75 है, यानी कुल किताब 10 गो है और 10 का औसत अलग दिया है और इन्हीं 10 में से 8 का औसत अलग दे दिया है। तो शेष 2 पुस्तकों में एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है, तो इन दोनों पुस्तकों का अलग अलग मूल्य क्या है? बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट सवाल है। 10 का औसत अलग दिया है और इन 10 में से 8 का औसत अलग दिया है, तो 10 के औसत में से 8 का औसत घटाएंगे तो 2 का औसत आपको पता चल जाएगा। बस यही ध्यान दीजिएगा, 10 के औसत में से 8 का औसत घटाएंगे तो 10 के औसत का 10 में गुणा कर दो, तो 10 का औसत कितना है? 12। घटा दीजिए 8 का औसत, 8 का औसत कितना है? 11.75। अब देखिए कितना आता है घटाने पर, ये 12 दहाई में 120 हो गया, 8 पचे 40 को 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56, 4 60 को 0 हासिल 6, 8 करने 8 से 14 को 4 हासिल है, 8 करने 8 1 9, 94 आ गया। 120 में से 94 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26। ये 26 रुपये आया 2 पुस्तकों का, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, 2 पुस्तकों का मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पुस्तकों का मूल्य आ गया। अब इसमें दोनों पुस्तकें जो अलग अलग हैं, मान लीजिए एक x है एक y है, या ऐसे भी मान सकते हो कि एक a है और एक b है। तो चलिए a + b बराबर हो गया आपका 26। और इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन समझिएगा कि 2 पुस्तकों में एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है, यानी एक अगर x है तो दूसरा x + x का 60%, ठीक है। अगर मान लीजिए a बराबर x मान लिया तो b बराबर होगा x + x का 60%, ये रूल है, ठीक है। a का मान इतना तो b का मान इतना लिखना पड़ेगा। तो भाई साहब a की जगह पर x लिख लो और b की जगह पर x + x का, यानी x + x गुणे 60/100, x गुणे 60/100 बराबर 26 लिख लो। तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 6/10, यानी 3/5, काटेंगे 3/5, 3/5 x बराबर 26, ठीक है भाई। अब क्या होगा? 5 दूनी 10, 3 13x/5 बराबर कितना? 26/1, 13 दूनी 26, 2 आ गया, 5 दूनी 10, x का मान 10 आ गया, x बराबर आ गया 10। तो दोनों का अलग अलग मान निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए x का मान 10, तो यहाँ देखो a का वैल्यू 10, a का वैल्यू 10 हो गया, और दोनों मिला के देखिए a और b 26 है, तो 10 और 26 यानी 16, ठीक है। 10 और 16 दोनों मिला के 26 हो रहा है, 10 16 26, और मज़ा आ गया, ठीक है। समझ में आया? दोनों का अलग अलग मूल्य कितना? 10 और 16 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी दिया है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, नोट करते रहिएगा। अब अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही शानदार है। एक की 15 दिनों की औसत आय 70 है। एक की 15 दिनों की औसत आय 70 है। पहले 5 दिनों की आय का औसत 60 है और अंतिम 9 दिनों की आय का औसत 80 है। उसकी छठे दिन की आय क्या है? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, ध्यान दीजिए। एक की 15 दिनों की आय का औसत 70 है, तो 15 गुणे 70 कर दो भाई, 15 गुणे 70 1050 आ गया। अब इसी में से ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल में से हमेशा एक ही काम करना, शुरुआत वाले का भी औसत घटा देना है, आखिरी के दिन का भी घटा देना, जो बचेगा वही बीच वाला बचेगा। नहीं समझे? मतलब इसमें कह रहा है कि पहले 5 दिन का और अंतिम 9 दिन का, तो 9 5
14 होता है और 15 दिन का ये है, तो 15 दिन में से 14 दिन निकल जाएगा, एक दिन का बचेगा, वही 6वां दिन का पूछ रहा है। तो हम इसमें से 5 दिन का औसत कितना है, 5 दिन का औसत 60 है, 5 गुणे 60 और घटा दीजिए 5 गुणे 60 और क्या घटाएंगे, अंतिम 9 दिन का 9 गुणे 80, 9 दिन का औसत 80। तो टोटल में से ये 5 दिन का 9 दिन का घटाएंगे तो जो बचेगा वो 6ठे दिन का आएगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद में 6वां नंबर है। तो घटाइए सीधे 1050 में से ये 300 और ये 9 72 720, 300 घट जाए तो जाएगा 750 माइनस 720 तो कितना आएगा 30। ठीक है ना, 6ठे दिन का आय उसका 30 रुपया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हुआ। क्लियर? चलिए अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। अगला सवाल पे आ जाते हैं हम लोग, बहुत ही बेस्ट है। 25 नंबर, 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपये थी। कामगार मतलब मजदूर, 500 मजदूरों की औसत मजदूरी 200 रुपये थी। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी 80 रुपये और 220 रुपये की जगह 180 और 20 पढ़ ली गई, तो सही औसत मजदूरी कितनी है? ऐसे सवालों में क्या करते हैं, यानी सही चढ़ना चाहिए था मजदूरी, गलत मजदूरी चढ़ गया, तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, कुल मजदूरी में सही वाली मजदूरी जो चढ़ना चाहिए था वो जोड़ देंगे और फिर गलत वाली को घटा देंगे। अब बटे में टोटल मजदूरों की संख्या लिखेंगे। ये समझिए एक तरीके से ट्रिक है। इसमें सही औसत क्या होगा, इसके लिए आपको लिखना है, ध्यान से समझिएगा। सही औसत बराबर कुल मजदूरी कैसे आएगा, 500 गुणे 200, यानी 500 मजदूर है, 200 उनका औसत है। अब इसी में जोड़ देंगे सही वाला के 80 रुपये 220 की जगह, यानी 80 सही था, 220 भी सही था। इसकी जगह गलती से क्या लिख दिया गया, 180 और 20, तो इस गलती वाले को हम घटाएंगे 180 और 20 को, और बटे में कुल मजदूरों की संख्या 500 लिख देंगे। अब इसको हम गुणा करते हैं। ठीक है, 4 जीरो बढ़ा दिया हमने, 5 दूनी 10, 1 जीरो और हो जाएगा। ठीक है, अब 80 220 जोड़ेंगे तो ये दोनों मिला के 300 होगा। ठीक है, अब घटा दीजिए 180 और 20, तो ये हो जाएगा 200। तो 300 में से 200 घटा देंगे तो ये इसमें से घटेगा 100 आएगा, 100 को इसमें जोड़ेंगे तो 1000 के बाद 100 आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें आप 300 में से 200 घटाएंगे 100 आ जाएगा, 100 को इसमें जोड़ लीजिए, डबल जीरो लेके यहाँ आ जाएगा, वो उसको 1 जीरो यहाँ नहीं रहेगा, बटे 500। अब ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे तो आएगा 200.20। ठीक है, सही औसत ये होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, एक बार फिर से समझिए। इस तरह के सवाल में कि कुछ मजदूरों की मजदूरी इतना की जगह इतना चढ़ गया, तो सही औसत क्या है, तो टोटल औसत मतलब कुल धन निकाल लेंगे, मजदूरों की संख्या गुणो औसत करके निकाल लेंगे, और सही वाला जो छूट गया था सही वाला उसको लिख देंगे, फिर जो गलती से चढ़ा दिया गया उसको घटा लेंगे, अब बटे में मजदूरों की टोटल संख्या लिख के कैलकुलेट कर देना है। तो आते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल आ गया हमारा 26 नंबर, इस पर गौर करना है। एक सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 27, सप्ताह में 7 दिन होता, ध्यान से समझिएगा। शुरुआत के 3 दिन का 27, यानी 3 का 27 में गुणा कर लो, शुरुआत के 3 दिन का, तो 3 गुणे 27 करेंगे, 27 3 81। ठीक है, पहले 3 दिनों का औसत तापमान 27, अगले 3 दिनों का 29, अगले 3 दिनों का 29, यानी 3 गुणे 29 करेंगे तो 30 3 90, तो 90 होगा नहीं, 3 कम हो जाएगा 90 से, यानी 87। ठीक है, 81 और 87 आया 3 दिन का, फिर अगले 3 दिन का। 7 दिन में से 6 दिन का आपने यहाँ लिख लिया है।
आगे क्या है, यदि पूरे सप्ताह का औसत 28.5 है तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान बताइए। यानी अब पूरे सप्ताह का औसत भी दिया है, पूरे सप्ताह का 7 दिन का 28.5 है। तो गुणा करिए, 7 × 5 = 35 को 5 हासिल 3, 7 × 56 3, 59 को 9 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, दशमलव यहाँ पे। ये 7 दिन का है और ये 6 दिन का, ये और ये मिला के 7 दिन में से ये दोनों मिला देंगे तो यानी 3 दिन ये 3 दिन ये, 7 दिन के तापमान में से 3 दिन का ये और 3 दिन का, यानी 6 दिन का टोटल घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो घटा दीजिए, 81 यहाँ लिख दीजिए। 81 में घटा देता हूँ पहले, तो 5, 9 से 1 जाएगा 8 और 9 से 8 जाएगा 1, 118.5। अब फिर 87 भी घटा दीजिए, 0 यहाँ लिखेंगे ना, 5, 8 में 7 जाएगा 1 और 11 में से 8 जाएगा 3, 31.5। 31.5 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर। तो ऐसे ही सप्ताह में अगर 7 दिन का औसत दिया है और 3 दिन का अलग दिया है, 3 दिन का अलग दिया है, यानी 7वें दिन का 1 दिन का पूछेगा तो 7 दिन में से बाकी का 6 दिन घटा दीजिए, सिंपल सा काम है। ऐसे ही करना है आपको। बहुत सारे सवाल अलग अलग बुक से लेकर प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो सके। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको इसी तरीके का सवाल मैं बता रहा हूँ। 27 नंबर बहुत ही बेस्ट है। 27 नंबर सवाल देखें ध्यान से, क्या कहता है। सोमवार से बुधवार तक के तापमान का माध्य 37 डिग्री है। सोमवार से बुधवार, तो यहाँ आप लिख लीजिए सोम से बुध, यानी सोम, मंगल और बुध। लिखने से आपको समझ में आएगा, मैं लिख के समझा रहा हूँ, आपको भी जब भी सॉल्व करना होगा लिखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सोम, मंगल, बुध, इन तीनों का जो तापमान है 37 डिग्री है। तो 37 में 3 का गुणा करेंगे, क्यों? क्योंकि 3 दिन का तापमान 37 है ना, 3 दिन का औसत तापमान 37 है, तो कुल तापमान हो जाएगा 37 × 3। तो 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 111 आ गया कुल तापमान। समझिएगा बात को। फिर बोला गया कि मंगलवार से गुरुवार के तापमान का माध्य 34 है। ठीक है, मंगल, बुध, गुरु, इसका तापमान कितना है 34। तो 34 गुणे कितना करेंगे, क्या दिन, 1 2 3, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 102। ऐसा लिखने का फ़ायदा मिलेगा आपको, समझिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, कंडीशन है क्या, सोम का तापमान जो भी रहेगा, मान लीजिए सोमवार का तापमान A है, तो गुरुवार का तापमान A का 4/5, यानी किसका, A का 4/5, ऐसे एक कंडीशन है। चलिए, तो हम यहाँ अगर देखें, यहाँ देखें, अगर हम घटाएं ऊपर वाले में से नीचे वाला, सीधे सीधे ऊपर से नीचे अगर हम घटाते हैं तो मंगल से मंगल कट जाएगा, माइनस घटाएंगे, ये भी माइनस, बुध से बुध कट जाएगा, तो सोम माइनस गुरु, यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा, तो सोम माइनस गुरु, ध्यान दीजिएगा, सोम माइनस गुरु बराबर, इसमें से इसको घटा लीजिए, क्योंकि ये तो यही चीज़ है। 111 में से 102 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, 9 2 11 होता है। तो सोमवार और गुरुवार का यहाँ संबंध देख लीजिए। सोमवार अगर A है तो गुरुवार क्या है, 4/5 A, 4/5 A बराबर 9। तो 5 का A में गुणा करेंगे, 5A - 4A, तो 1A/5। ठीक है, समझिएगा बात को, 1A/5, 5A में से 4 घटेगा, 1A/5 बराबर 9। तो A बराबर 9 × 5 = 45, A बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। और इसमें पूछा किसका तापमान, इसमें तापमान पूछा है कि गुरुवार का क्या,
तो ए का वैल्यू गुरुवार वाले में रखिए, यहाँ 9 रखिए, गुरु बराबर 4/5 लिखा है ना, तो 45 यहाँ रखेंगे, तो 5 से 45 काट देंगे, 9 आएगा, 9 चौक 36। अरे भाई देखो ना, 5 9 45, 9 आ गया, 9 चौक 36, गुरुवार का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपके कौन से ऑप्शन में, बी वाले में है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भाई अगला सवाल देखो, कितना नंबर, 28 नंबर। 28 नंबर पर विशेष गौर करना है। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक, देखो जब भी तापमान वाली बात आए तो लिख के करोगे तो गलती नहीं होगा। 9 जनवरी से 16, अभी मैं पूरा पढ़ देता हूँ तब समझना। दोनों दिन सहित रोज का औसत तापमान 38.6 और 10 से 17 जनवरी तक 39.2। यदि 9 जनवरी को तापमान इतना था, 17 को कितना था? बहुत आसान सिंपल काम है। देखो 9 से 16 तक, 9 से 16 तक तापमान कितना हुआ? तो गुणा कितने का करना है? 9 से लेकर 16 तक गिनती गिनो, 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हुआ? 8 का हुआ ना, तो 8 का गुणा होगा इसके तापमान में, इसके औसत में 8 का गुणा होगा। 38.6 गुणे 8, 38.6 गुणे 8, 8 6 48 को 8 हासिल 4, 8 8 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68 को 8 हासिल 6, 8 3 24, 24 6 30, तो 308.8 आया 9 से 16 तक का। अब आगे देखिए, 10 से 17 जनवरी तक 39.2 है। 10 से 17 तक तापमान 39.2 है। इसमें गुणा कितने करेंगे? 10 से लेके 17 तक गिनो, 10 11 12 13 14 15 16 17, ये भी 8 को आया, तो इसमें भी 8 का गुणा। ठीक है, करिए। 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 9 72, 1 73 को 3 हासिल 7, 8 3 24 में 7 जोड़ेंगे 31, 313.6। अब भाई साहब एक काम करो, घटा लीजिए। घटाएंगे ऊपर से नीचे, जब ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे जब आप घटाएंगे तो 9 से 16, 10 से 17 के बीच में रहेगा। अरे भाई 10 से कोई नहीं घटेगा, क्योंकि 9 क्या है ध्यान दीजिएगा, 9 से 16 और ये 10 से 17 है, तो जब आप घटाओगे तो बचेगा कौन? 9 बचेगा, क्योंकि 9 के नीचे 10 थोड़ी है, 10 9 के आगे पड़ेगा ना, यानी यहाँ 10 11 12 ऐसे अगर हम लिख दें। अरे यार 10 से लेके 16 तक ऊपर लिखा है, और 10 से लेके 16 तक यहाँ भी लिखा है, मैंने से के बीच में उसको छिपाया है। तो क्या होगा? 9 बचेगा और 16 तक खत्म, जो 17 बचेगा। ठीक है, 9 माइनस 17, 9 जनवरी माइनस 17 जनवरी बराबर 308 में से 313 घटा लीजिए। 308.8 में से इतना घटाना है, तो ये उल्टा घटा लीजिए। 313.6 में से 308.8, तो 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचा कितना? अब बचा इतना 2, तो 12 में से 8 जाएगा 4। ठीक है, 12 में से 8 जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा अब 0, तो 0 में से 0 जाएगा 0 लिखेंगे, और यहाँ 3 में से 3 जाएगा 0 लिखेंगे। लेकिन हमको इसमें से इसको घटाना ना, तो ये चीज़ किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से देखिए, सवाल के अंदर बोला है कि 9 जनवरी को तापमान 34.6 था, तो 9 जनवरी की जगह यहाँ पे 34.6 माइनस 17 जनवरी का तापमान, 17 जनवरी का तापमान बराबर -4.8। तो एक काम करिए,
-4.8 बाएं पक्ष में आएगा तो 34.6 -4.8 इधर +4.8 हुआ। अब -17 जनवरी उधर जाएगा +17 जनवरी। पक्षांतर के नियम से इसमें इसको जोड़िए, 8 6 14 को 4 हासिल, 8 से 14 को 4 हासिल 1 और 4 4 8 1 9 और 3 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा 17 जनवरी का तापमान। कौन से विकल्प में है, जरा हम विकल्प देख लेते हैं। 39.4 ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए 29 नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया है। किसी कक्षा के 45 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40। भाई एक कक्षा है, 45 छात्रों का प्राप्तांक 40 है। उत्तीर्ण छात्रों का औसत 52, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 16, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? एक काम करो, पहले सारे फेल और पास दोनों प्रकार के छात्रों का औसत का आपस में गुणा करके पूरा नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, तो 45 छात्र हैं, औसत 40 है, तो 45 गुणे 40 करिए, तो 45 दूनी 90 दूना कितना हुआ 180 यानी 1800। 1800 नंबर टोटल मिला है फेल पास वालों को मिला के। अब क्या हुआ, उत्तीर्ण छात्रों का औसत 52, तो मान लीजिए उत्तीर्ण वाले, माना उत्तीर्ण वाले x, उत्तीर्ण वाले यानी पास वाले, पास छात्र कितने x, तो फेल छात्र कितने होंगे? टोटल 45 है ना भैया, क्वेश्चन में देखिए 45 छात्रों की कक्षा है, तो 45 माइनस x, पास छात्रों की संख्या x, तो फेल छात्रों की संख्या 45 में से x घटाएंगे, पता चल जाएगा। तो अब क्या करना है, पास छात्रों का औसत यानी x गुणे 52 प्लस फेल छात्रों का औसत यानी 45 माइनस x, इसमें कितने गुणा, औसत 16, दोनों का मिला जुला के 1800। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 52x प्लस 16 25 80 को 0 हासिल 8, 16 चौके 64 में 8 जोड़ेंगे 72 720 हुआ, माइनस एंड 16x बराबर 1800। अब क्या होगा, 52 में से 16 घटा दो, 12 में से 6 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 36x, और 1800 में से 720 घटाएगा, 1800 720 जाके इसमें से घटेगा, तो बचेगा कितना 1080, और x बराबर 1080 में 36 से भाग दीजिए, तो 9 से काटिए, 9 1 कम 9, 1 बचल 18, 9 2 18 0, 9 चौक 36, 30 चौका 120, x का मान 30 आ गया। पास होने वाले छात्रों की संख्या x, तो ये पास वाले 30 हो गए, फेल वाले 45 में से 30 घटा दो 15, फेल वाले 15, पास वाले 30। पूछा क्या है, पूछा है अनुत्तीर्ण कितने लोग हुए, तो फेल का मतलब अनुत्तीर्ण, तो 15 लोग अनुत्तीर्ण हुए। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 30 पर, तो ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा में जिन 52 छात्रों ने परीक्षा दी, ये बड़ा उल्टा पलटा है, बस समझ लीजिए, उसके बाद बताता हूँ। 52 छात्रों ने परीक्षा दी, उनके औसत प्राप्तांक 85 हैं। 52 ने एग्जाम दिया, औसत प्राप्तांक 85 है, तो हम क्या करेंगे, 52 गुणे 85 करके पहले ही निकाल लेंगे, तो इन दोनों का गुणा करिए, तो गुणा मैं कैलकुलेटर से करूँगा, क्योंकि 52 गुणे 85 तो ये 44 20 हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या है, ध्यान दीजिए। यदि उच्चतम 5 परीक्षार्थियों के प्राप्तांक पर विचार न किया जाए, उच्चतम का मतलब
ऊपर से जो सबसे ज़्यादा नंबर पाए हैं उन 5 लोगों का विचार न किया, मतलब छोड़ दो। वैसे ही तो टोटल 52 लोग हैं, 5 का विचार नहीं करना है, तो अब कितने होंगे? 48। 52 छात्र में से 47 होंगे। 52 छात्र में से 5 छात्रों को विचार नहीं करना, 47 बच गए। अब बोला है कि तो अवशेष छात्रों के औसत प्राप्तांक 2 कम हो जाते हैं। तो पहले 85 था, 2 और कम हो जाएगा औसत, तो 83 हो जाएगा। तो अब 87 और 47 और 87 का 83 होगा ना, 47 और 83 का गुणा करेंगे। फिर से समझिए, 52 लड़के थे, 5 लड़के जो सबसे ज़्यादा नंबर पाए हैं उन पे विचार नहीं करना है, तो 52 में से 5 कम होगा 47। पहले औसत था 85, बाद में बता रहा कि औसत 2 को कम हो जाएगा, 85 में से 2 कम होगा 83। तो अब इनका आपस में अगर हम गुणा करें, इनका आपस में हम गुणा करें 47 गुणे 83, 47 गुणे 83, तो ये होगा 3901, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 3901। 5 लोगों का विचार नहीं किया गया है, तो इसका मतलब इनका नंबर भी घट जाएगा। ये 5 लोग अलग से नंबर कितना पाएंगे, घटा दीजिए। तो 5 उच्चतम छात्रों का प्राप्तांक, 5 लड़के जो हाईएस्ट नंबर पाए हैं उन 5 का कितना होगा, घटा लीजिए। 10 में से 1 जाएगा 9, 1 बचेगा, 4 में 14 में से 9 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा 5 ना, 3 में से 3 जाएगा 0, 519 आया। 5 उच्चतम छात्रों का प्राप्तांक बराबर 519। अब इसमें क्या होता है, यदि 5 उच्चतम प्राप्तांकों वाले छात्रों में से किसी के अंक 80 से कम नहीं हैं तथा 5 उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र के सुस्पष्ट पूर्णांक हैं, तो उच्चतम प्राप्तांकों वाले छात्रों के अधिकतम संभव अंक कितने हैं? तो यहाँ पर क्या करना है, 80 से कम कोई लड़का नहीं पाया है, ठीक है। 80 से कम कोई लड़का नहीं पाया है, यानी 80, 81, 82, 83, 84, 1 2 3 4 5, पाँचों मान लीजिए इतना पाए हैं, दशमलव में नहीं पाए, पूरा पूर्णांक पाए हैं। वो चीज़ इसमें लिखा है सुस्पष्ट पूर्णांक हैं। अब सुस्पष्ट पूर्णांक का मतलब यही हुआ पूरा पूर्णांक। तो अब इनको क्या करिए आप 519 में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इन सबको 519 में से क्या करेंगे आप, घटा देंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, 519 में से इन सबको घटा दीजिए, 1 2 3 4, 83 तक घटाएंगे, ठीक है। बस 519 में से इन सबको जोड़ के घटाइए, कितना होगा, बुक में भी दिया इसका सलूशन। अस्सी 193 आएगा। 519 में से इन सबको घटाएंगे तो 193 मार्क आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी वाला। ये पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा भी गया था, बहुत टेढ़ा सवाल है। आज के टाइम में तो इस पर विवाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली और अंतिम संख्या के योगफल का 5 गुना कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा।
5 क्रमिक दिया हो, 3 क्रमिक दिया हो, 7 क्रमिक दिया हो, ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक है हमारा। 5 क्रमिक दिया है तो ए बी सी डी ई निकाल लेंगे हम। तो 5 क्रमिक दिया है और इसमें दिया कि औसत इसका कितना है, 15 है, तो पांचों में से जो संख्या सबसे बीच में होगी वो 15 होगी, ठीक है, ये रूल है। 1 2 3 4 5, इधर से तीसरा नंबर, इधर से तीसरा नंबर, यही सबसे बीच में है, तो यही इसका औसत यानी 15 है। और ये सब क्या है, विषम संख्या है, और क्रमिक का मतलब क्रम से, तो 15 के आगे विषम संख्या 17, इसके आगे विषम संख्या 19, इसके पीछे विषम संख्या 13, इसके पीछे विषम संख्या 11। तो इस सवाल में बोला है कि पहला और पांचवा के योगफल का 5 गुना क्या होगा, तो पहला 11 है, पांचवा 19 है, इन दोनों का योगफल करेंगे, जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और 30 का 5 गुना क्या होगा, 150 होगा। कितना होगा, 150। तो विकल्प आपका पहला वाला सही है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। इस बार का अगला सवाल भी पिछले ही सवाल का एकदम टू कॉपी है, बस अंतर है थोड़ा सा कि यहाँ पर सम विषम नहीं दिया है, सीधे नाम दे दिया है, लेकिन एक लक्षण दिया है, उसी लक्षण से हमको पता चला कि ये उसी पर काम करेगा। देखिए, अनुज, सतीश, मोनू, दिनेश व राकेश, 5 भाइयों की आयु में क्रम से 2-2 वर्ष का अंतर है। तो विषम संख्या में भी 2-2 वर्ष का अंतर होता है, सम में भी होता है, लेकिन विषम में भी तो होता है। तो इनकी आयु का औसत 23 वर्ष हो, यानी समझो कि विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो राकेश व दिनेश की 5 वर्ष बाद की आयु का योगफल क्या होगा। तो अनुज, सतीश, मोनू, दिनेश ऐसे लिख लेते हैं हम, नाम बस लिखना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अनुज, सतीश, मोनू, दिनेश, ठीक है, अनुज, सतीश, मोनू, दिनेश व राकेश, ध्यान दीजिए, व राकेश, समझिएगा। अब ये कितने लोग हुए, 1 2 3 4 5 लोग हुए। अब 2-2 वर्ष का अंतर है, यानी इन पर विषम संख्याओं वाला रूल भी अप्लाई होता है। औसत दिया 23, यानी बीचों बीच में जो रहेगा वही उसी का उम्र 23 है। अब ये 23 है तो इसके आगे विषम 23 2 25, इसके आगे विषम 25 2 27, इसके पीछे विषम संख्या कितना होगा 21, इसके पीछे विषम 19। अब इसमें बोला क्या है, ध्यान से समझिएगा। राकेश व दिनेश की 5 वर्ष बाद है, राकेश व दिनेश की यानी 5 वर्ष बाद ये 30 के होंगे, और ये भी 5 वर्ष बाद 27 5 32 के होंगे, ठीक है। 5 साल बाद 30, 5 साल बाद 32 बाद आयु का योगफल क्या होगा। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 30 30 60 2 62, 62 होगा आंसर इसका, ठीक है। 62 वाला विकल्प सही है। कोई नंबर है, बी वाला ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। अगला सवाल करते हैं, एक आखिरी सवाल बहुत अच्छा है, आपको बहुत ढंग से समझाने की मैं कोशिश करूँगा, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी की वर्तमान आयु उसकी पत्नी की आयु के प्रति अनुपात 5/4 है, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आदमी की आयु उसकी पत्नी की आयु में जो संबंध है 5/4 का है, ठीक है। तो आदमी की आयु को हम 5x लिख लेते हैं, और पत्नी की आयु को 4x लिख लेते हैं। ये दोनों लिख लिया भाई। अब आगे बढ़ते हैं। 35 वर्ष का था जब आदमी 35 साल का था का मतलब पहले की बात है, ठीक है। था का मतलब पहले की बात है। अब पता नहीं कितने साल पहले वो 35 साल का था, तो मान लीजिए कि वह x वर्ष, तो हमने x लिख ही दिया है, y साल पहले वो 35 साल का था। तो यानी आदमी y वर्ष पहले 35 साल का था, यानी 5x - y = 35 लिख सकते हैं।
y वर्ष पहले 35 साल का था, तो यानी इस उम्र में से अगर y साल घटा दिया जाए y वर्ष तो 35 के बराबर है। तो पत्नी भी उस वक्त क्या रही होगी 4x माइनस वाई। अब ये कितनी थी उस वक्त ये नहीं पता, लेकिन इसके में से भी हम y घटा दिए हैं। ठीक है, y वर्ष पहले ये पत्नी की उम्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसकी पत्नी की आयु उन दोनों के आयु के औसत मान से 5 वर्ष कम थी। यानी जो पत्नी की आयु ये आया है, ये दोनों के औसत यानी इस और इसका और इसका औसत 5x माइनस वाई प्लस 4x माइनस वाई के औसत, दो लोग हैं ना, तो 2 का भाग देंगे हम। 2 लोगों की आयु है ऊपर, तो 2 का भाग देंगे। इससे 5 साल कम था। पत्नी की जो आयु है y वर्ष पहले दोनों पति पत्नी के आयु के औसत से 5 साल कम था। इसी सेंटेंस को, इसी समीकरण को समझिए तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, y वर्ष पहले वो 35 साल का था, तो पुरुष में से y घटाया 35 लिख दिया, लेकिन पत्नी में से y घटाया तो मैंने कुछ नहीं लिखा। तो उसके लिए कंडीशन दिया है कि पत्नी जो है उस समय दोनों के आयु के औसत से 5 कम, तो दोनों की आयु मैंने ऊपर लिखा, औसत के लिए 2 का भाग किया, 5 घटाया तो 5 कम हो गया। अब 2 का गुणा यहाँ होगा और 2 का गुणा यहाँ होगा, तो 2 चौक 8x माइनस 2y बराबर 5 4 9 और माइनस वाई माइनस 2y और 2 5 10 माइनस 10। ठीक है, अच्छा एक काम करते, 2y दोनों ओर से कट गया, 8x में से 9x गया, माइनस 1x बराबर माइनस 10, x बराबर प्लस 10। तो आदमी 5x है, यानी 5 गुणे 10 बराबर 50 साल का है। तो 50 साल वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 50 वर्ष बी वाला ऑप्शन सही है। औरत पूछे तो 4 गुणे 10 40 कर दीजिएगा। ठीक है, ये पूछे कि कितने वर्ष पहले वो 35 साल का था, कितने वर्ष पहले वो 35 साल का था, तो इसी में आप घटा दीजिएगा, 15 आ जाएगा, 15 वर्ष पहले 35 साल का था। ठीक है, तो बस ऐसे ही अगले चैप्टर में भी हम लोग मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।